साध्वी प्रज्ञा बरी, मालेगांव में क्या हुआ था? यही जानना चाहते थे ना आप? अगर आज आप ये जानना चाहते हैं कि साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई हैं, तो आप ये भी जानना चाहते हैं कि आखिर मालेगांव में क्या हुआ था। साध्वी प्रज्ञा बरी आप दिन भर से जान रहे हैं, लेकिन मालेगांव में क्या हुआ था, एक एक कहानी आज आपको परत दर परत बताऊंगा, जान लीजिए। एक केस जो 17 साल से उतना ही जीवंत है जितना पहले दिन था। एक केस जिसने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी। एक केस जिसने भगवा आतंकवाद जैसे शब्द को जन्म दिया। एक केस जो दुनिया में चर्चित रहा। एक केस जिस पर संसद से लेकर अदालत तक एक साथ बहस हुई और ऐसे केस का फैसला आ गया है। पूरी खबर सुन लीजिए। फैसला तो अब तक आप सबको पता होगा, लेकिन इस पूरे केस में वो सभी पहलू जो आप जानना चाहते होंगे। आखिर 17 साल पहले मालेगांव में क्या हुआ था, कैसा ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए, इन सभी सवालों का जवाब विस्तार से आज सीधे मुद्दे की बात में देंगे। 17 सालों से चल रहे महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में गुरुवार को एनआईए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस पूरे मामले में जो नाम सबसे चर्चित रहा था वो कौन सा है? पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का। इस मामले पर फाइनल फैसला सुनने के लिए साध्वी प्रज्ञा सहित सभी आरोपी खुद एनआईए कोर्ट पहुंचे थे। कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है। हालांकि फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, लेकिन इस मामले में सभी आरोपियों का बरी होना देश के लिए सबसे बड़ी खबर है। सबसे पहले आपको बता दूं कि एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा है। देखिए, एनआईए कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट का तर्क था कि इन लोगों को दोषी साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर थी, लेकिन जांच में यह साबित नहीं हो सका कि ब्लास्ट से पहले बाइक साध्वी प्रज्ञा इस्तेमाल कर रही थी। समझ गए आप? इसके अलावा कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह भी कहा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और कोई भी धर्म कभी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता। किसी भी धारणा के आधार पर कोई फैसला नहीं दे सकते, जो कि इस मामले में हो रहा है। आपको बता दूं कि एनआईए ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सहित कई लोगों को आरोपी बनाया था, लेकिन 2017 में सभी लोग बरी हो चुके थे। केवल 7 लोग बचे थे जो अब बरी हो गए। कौन कौन से 7 आरोपियों को आज बरी किया गया है, यह भी आपको दिखा देता हूं। देखिए जरा, चलिए आपको वॉल पर दिखा देता हूं। कौन कौन से 7 मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी हो गए हैं। पहली सबसे सुर्खियों में रहने वाली भोपाल की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा बरी हो गई। इसके अलावा कर्नल पुरोहित का नाम था, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर और सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, सुधाकर द्विवेदी जो आज बरी हुए हैं। ये 7 चेहरे, ये 7 वो नाम। इस मामले में सिर्फ 7 आरोपी बरी नहीं हुए। इस फैसले से हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद शब्द का नैरेटिव सेट करने वाले, यानी धारणा बनाने वाले, यानी प्रचारित करने वाले भी बेनकाब हो गए। बस यही वजह है कि जैसे इस मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपी बरी हुए, पुणे से लेकर भोपाल तक, अलीगढ़ से लेकर इंदौर तक हिंदू संगठनों से जुड़े लोग इस मामले में आरोपियों के परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे, भोपाल में पटाखे छूटने लगे। फैसले के बाद देश में किस तरह का जश्न का माहौल रहा और इस केस जितने लोग बरी हुए हैं उनका क्या कहना है, रिपोर्ट देखिए, फिर इस मामले में आगे विस्तार से बात करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। आज की इस खुशी के लिए वो कितनी तकलीफ से गुजरे। जिन घटनाओं के आधार पर पकड़े गए थे, कोर्ट ने आज उनकी धज्जियां उड़ा दी। Extremely grateful to the country and all those who stood by me and by us. I am grateful to the judiciary for understanding the case and delivering justice to all of us.
न्यायालय ने सिद्ध कर दिया इसको कि हमारे घर में साजिश की गई, बलमपण किया गया। आज भगवा की जीत हुई है। भगवा की विजय सुनिश्चित है। हम हर बार जीतेंगे, बार बार जीतेंगे, क्योंकि हम धर्म के साथ है। जैसा कि आपसे शुरू में कहा कि फैसला क्या आया है ये तो आपको पता ही होगा। अब आपको इस फैसले के इतिहास से लेकर राजनीति तक सब कुछ बता देता हूं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मालेगांव ब्लास्ट मामला आखिर क्या है। देखिए, ये पूरा मामला 2008 का है। 29 सितंबर 2008 को रात करीब 9:30 बजे महाराष्ट्र के नासिक जिले के कस्बे मालेगांव में ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट एक LML फ्रीडम बाइक में हुआ था। जब ब्लास्ट हुआ उस समय रमजान का महीना चल रहा था और लोग नमाज अदा करके वापस लौट रहे थे। ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए सभी लोग मुस्लिम थे और करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। 100 से ज्यादा लोग। जिस समय मालेगांव ब्लास्ट हुआ उस समय केंद्र और महाराष्ट्र दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और मालेगांव ब्लास्ट की जांच महाराष्ट्र ATS को सौंपी गई। ये सब को आपको इसलिए बताते हुए चल रहा हूं, ये सब चीज आपको विस्तार से इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आप पूरे मामले का राजनीतिक पहलू भी समझ सकें। हां, तो महाराष्ट्र ATS की जांच कैसे आगे बढ़ी ये भी देख लीजिए। देखिए, जब महाराष्ट्र ATS ने जांच शुरू की तो सबसे पहले उस बाइक की जांच की गई जिस बाइक में ब्लास्ट हुआ था। बाइक देख रहे हैं आप, देखिए मेरे बगल में भी ग्राफिक्स में बाइक ब्लास्ट हो रहा है। जब ATS ने बाइक की जांच की तो बाइक परखच्चे उड़ चुके थे। बाइक के परखच्चे उड़ चुके थे। केवल चेसिस नंबर और इंजन नंबर मिला, जिससे पता चला कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के नाम पर है। ATS इसी सबूत के आधार पर साध्वी प्रज्ञा को आरोपी बनाया ATS और गिरफ्तार किया। इसके बाद मामले में रमेश उपाध्याय और श्रीकांत पुरोहित भी आरोपी बनाए गए और ATS ने कुल 12 लोगों को आरोपी बनाया जो अलग अलग हिंदू संगठनों से थे। इसके बाद ATS ने दावा किया कि इस धमाके के पीछे हिंदू चरमपंथी संगठनों का हाथ है। लेकिन इस केस का फैसला आने के बाद साधु संत क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए फिर आगे बात करते हैं। सुनिए। जिस प्रकार से दुनिया में सनातन को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने किया, आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है। भगवाधारियों को आतंकवादी कहना, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का जो कुचक्र रचा था, आज उसका पर्दाफाश हो गया। हिंदू आतंकवाद जैसे, भगवा आतंकवाद जैसे शब्द गढ़ करके भारत राष्ट्र, सनातन और भगवा को लांछित करने का प्रयास आज विफल हुआ है। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है। भगवावादियों को सताने के लिए भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। भगवा पे जो लोग टिप्पणी करते हैं आतंकवाद संबंधित, कहीं ना कहीं उनके तार जरूर आतंकवाद से जुड़े हुए होते हैं। वर्षों के बाद आज भगवा के ऊपर लगाया हुआ लांछन आज माननीय न्यायालय के द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया। ये सब झूठ जो दूसरों पर, संतों पर आरोप लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि सत्य की जीत हुई है। भले देर से ही कहीं ना कहीं एक जो सत्य है आज कहीं ना कहीं उसकी जीत हुई है। ATS भले ही हिंदू संगठनों के हाथ होने का दावा कर रही थी, लेकिन ATS की जांच साध्वी प्रज्ञा के आसपास ही घूम रही थी। साध्वी पर ATS ने क्या क्या आरोप लगाए वो भी दिखा देता हूं, ध्यान से देखिए। ATS ने साध्वी पर सबसे मुख्य आरोप तो यही लगाया कि ब्लास्ट के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया गया वो साध्वी प्रज्ञा के नाम पर ही थी। इसके अलावा ATS का यह भी आरोप था कि साध्वी प्रज्ञा ने धमाका करने के लिए शख्स को जिम्मेदारी दी थी और वो साजिश बनाने का भी हिस्सा रही और इसी आधार पर जांच आगे बढ़ती रही और शुरू हुई इस मामले पर राजनीति से सामने आए भगवा आतंक जैसे शब्द जिसने देश की राजनीति की दिशा बदल दी। किसने कहा था सबसे पहली बार भगवा आतंकवाद और कब देश की राजनीति को इस केस ने प्रभावित किया वो भी आपको बता देता हूं। ये भी देखिए। सबसे पहले बात भगवा आतंकवाद की कर लेते हैं। 2008-2009 में
जब ये केस शुरुआती दौर में था और इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही थी, उस समय कांग्रेस की सरकार में देश के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भगवा आतंकवाद पर बयान दिया। पी चिदम्बरम ने कहा था, क्या कहा था तब, कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हम किसी भी कट्टर पंथ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भगवा वस्त्र में हो और आतंक में शामिल हो तो उसे भी सजा मिलेगी। बस यहीं से भगवा आतंकवाद शब्द का जन्म पहली बार हुआ और कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लिया। भगवा आतंकवाद की राजनीतिक बहस को आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह ने कहा, हम इस तथाकथित हिंदू आतंकवाद के खतरे को पहले से चेतावनी दे रहे थे। साध्वी प्रज्ञा जैसे लोगों ने इस संगठित साजिश को आगे बढ़ाया है। दिग्विजय सिंह ने बार बार इस मुद्दे को उठाया, जिससे कांग्रेस और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ता चला गया। इसी बीच वक्त आया 2019 लोकसभा चुनाव का और बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा को भोपाल से दिग्विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़वाया। चुनाव में भी भगवा आतंकवाद का मुद्दा जोर शोर से चला, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनाव हार गए और प्रज्ञा ठाकुर जीत गई। मतलब जनता ने इस बात पर मुहर लगा दी कि भगवा आतंकवाद केवल एक राजनीतिक फायदे के लिए गढ़ी गई धारणा है और जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं। और रही बची कसर आज कोर्ट ने पूरी कर दी। कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि किस तरह जिस केस की आड़ में पूरे हिंदू धर्म और भगवा को बदनाम करने की कोशिश की गई, वो केस कोर्ट में टिक ही नहीं पाया। इस फैसले के बाद बीजेपी ने किस तरह से इस भगवा आतंकवाद पर प्रतिक्रिया दी है, ये भी सुनिए। कांग्रेस का वो नैरेटिव सेट करने का जो प्रयास था और भारत के अंदर, दुनिया के अंदर हिंदुत्व को बदनाम करने का इनका एजेंडा था, आज कोर्ट ने इन्हें जवाब दिया है। पूरा षड्यंत्र ये कांग्रेस प्रणीत यूपीए सरकार का था। हिंदू टेररिज्म और भगवा टेररिज्म ये वर्ड कॉइन करने के लिए पुलिस पर दबाव डालकर ये सारी चीजें की गई। पूरे हिंदू समाज पर जो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था भगवा आतंकवाद का, उस प्रश्न चिन्ह का भी आज उत्तर दिया है। चिदम्बरम महाशय सिर्फ पाकिस्तान को ही सर्टिफिकेट नहीं देते, गृह मंत्री के रूप में जानबूझकर भगवा आतंकवाद का विषय उठाया। हिंदू आतंकवाद शब्द सृजन किया था चिदम्बरम जी ने और कांग्रेस ने। मेरा ख्याल है आज पूरी कांग्रेस के गाल पे करारा तमाचा लगा है। माता पिता उन पर क्या बीती होगी, जिनके बच्चे सारे, जिनको आरोप मढ़ा गया था, आज उनका जवाबदेही उस 17 साल कौन लौटाएगा उनकी लाइफ से। तो कांग्रेस की जितने आला कमान जो नेता रहे, जिन्होंने भगवा आतंकी शब्द दिया गया था, उनको जवाब देना है। इस फैसले ने ये साबित कर दिया है कि इस देश में हिंदू आतंकवाद जैसी ना कोई बात कभी थी, ना है और ना कभी रहने वाली। फैसले के बाद भाजपा के नेता भले ही खुश नजर आ रहे हों, लेकिन विपक्ष के किसी भी नेता ने इस फैसले पर खुशी तो छोड़िए, कोर्ट के फैसले का स्वागत तक नहीं किया। विपक्ष के नेता यहां तक कह रहे हैं कि यह फैसला हो सकता है, लेकिन इंसाफ नहीं। कुल मिलाकर विपक्ष इस फैसले से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्या कह रहे हैं विपक्ष के नेता, ये भी सुनिए। आखिर ये घटनाएं जो हुई हैं, कोई ना कोई तो अपराधी इसमें है। अगर ये सभी दोष मुक्त कर जाते हैं, ये सब लोग दोषी नहीं थे, तो आखिर दोषी कौन था? ये मेरा प्रश्न। बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है, इसका अपील जरूर करेंगे। फैसला कुछ भी हो, कभी भी कोई धर्म को इससे जोड़ना गलत बात होती है। आतंकवाद आतंकवाद होता है, इसमें अपन को भगवा नाम नहीं जोड़ना चाहिए। समझौता ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मक्का मस्जिद का ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट किसने किया नहीं मालूम, 2006 मालेगांव किसने किया नहीं मालूम, 2008 किसने किया नहीं मालूम। जिन लोगों ने ये किया है वो तो खुले फिर रहे हैं। फिर आतंकवाद से मुकाबला करने का दोहरा रवैया नहीं हो सकता। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। ये फैसला है, न्याय नहीं है। लोग मारे गए हैं और भाजपा तो पहले दिन से उन्हें आरोपी नहीं मान रही थी, इसीलिए माननीय बना करके उस आतंकी इतने जघन्य आरोपी को वो पार्लियामेंट ले आए थे
क्या सरकार ये मानती है कि ब्लास्ट हुआ ही नहीं? क्या सरकार ये मानती है कि कोई आरोपी ही नहीं है? सीधे मुद्दे की बात यही है कि 17 सालों से जिस केस ने इस देश और राजनीति को अलग अलग तरह से प्रभावित किया, आखिर उस पर फैसला आ गया है। बहुत कुछ साफ हो गया है, लेकिन साफ अब तक नहीं हो पाया कि ब्लास्ट किसने किया था।